चलिए देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता पर सारे टॉपिक हो गए थे। आज कुछ क्वेश्चन करने हैं वैद्युत द्विध्रुव के, वैद्युत द्विध्रुव पर कुछ क्वेश्चन करने हैं। चलिए देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ पर हम एक द्विध्रुव P1 ले लेते हैं, इस अक्ष पर एक द्विध्रुव हम P1 ले लेते हैं और यहाँ पर हम एक द्विध्रुव P2 ले लेते हैं। जो P1 का जो मान है वो है हमारा 12 गुणे 10 घाते माइनस 5 और P2 द्विध्रुव जो है वो है हमारा 5 गुणे 10 घाते माइनस 5 कूलम मीटर। अच्छा, इन दोनों द्विध्रुवों के कारण हम यहाँ पर देखिए, ये हमारा P1 है और ये वाला हमारा P2 है, तो यहाँ पर हमें मान निकालना है। ये पॉइंट हम ले लेते हैं कुछ इस प्रकार 1,0 और पॉइंट ले लेते हैं ये। तो इसी द्विध्रुव पर हमें तीव्रता बतानी है, इसी पॉइंट पर हमें तीव्रता बतानी है। 12 गुणे 10 घाते माइनस 5, 6 गुणे 10 घाते माइनस ले लेते हैं, 6 गुणे 10 घाते माइनस 5 ले लेते हैं। ठीक है, 6 गुणे 10 घाते माइनस 5 कूलम मीटर और P2 का मान 5 गुणे 10 घाते माइनस 5 कूलम मीटर। हमें इसी पॉइंट पर तीव्रता बतानी है। अच्छा, अगर हम P1 को देखें तो P1 द्विध्रुव से पॉइंट M अच्छी स्थिति में है, P2 द्विध्रुव से पॉइंट M निरक्षी स्थिति में है। ठीक है, P1 द्विध्रुव से पॉइंट M अच्छी स्थिति में है, P2 द्विध्रुव से पॉइंट M निरक्षी स्थिति में है। तो हम कह सकते हैं कि P1 के कारण बिंदु M पर तीव्रता ना, P1 के कारण बिंदु M पर तीव्रता। तो P1 जो है हमारा, जो P1 हमारा है वो क्या है बताओ, वो भी एक द्विध्रुव है ना। तो P1 के कारण पॉइंट M पर तीव्रता हमें दिखाना है। तो जो तीव्रता है ना, जो तीव्रता है वो अच्छी स्थिति में होगा ना, अच्छी स्थिति में होगा। तो हम कह सकते हैं इसके कारण तीव्रता E1 तो हो जाएगा E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे में और 2P बट्टे में R का क्यूब। ठीक है, 2P बटे में R का क्यूब। तो E1 इक्वल टू हो जाएगा इसका मान 9 गुणे 10 घाते 9 2P। P कितना है, 6 गुणे 10 घाते माइनस 5, तो हो जाएगा 6 गुणे 10 घाते माइनस 5। R कितना है, 1 है, 1 का क्यूब, तो आ जाएगा E1 इक्वल टू, ये इससे सॉल्व होगा, 6 दूनी 12, 12 9 108 गुणे 10 घाते माइनस 10 घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम। तो अच्छी स्थिति में जो द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता होती है ना, वो द्विध्रुव के डायरेक्शन में उसी की दिशा में होती है। तो ये इवन हो जाएगा। अब हम P2 के कारण तीव्रता निकालेंगे पॉइंट M पर। P2 के कारण तीव्रता, P2 के कारण तीव्रता बिंदु M पर, P2 के कारण तीव्रता बिंदु M पर। अब बताइए P2 के कारण तीव्रता बिंदु M पर किस दिशा में होगा। आप पढ़े कि निरक्षीय स्थिति पर जो तीव्रता होती है द्विध्रुव की दिशा के समांतर तथा विपरीत होती है। जैसे द्विध्रुव की डायरेक्शन इधर है तो इसके कारण तीव्रता जो इस पर होगा इसी के पैरेलल होगा,
लेकिन विपरीत दिशा में, तो ये इसकी तीव्रता हो जाएगी E2 ना। तो E2 बराबर क्या होगा बताओ, E2 बराबर 1/4πε0 मतलब 9 गुणे 10⁻9 ना। Q का मान क्या होगा, Q सॉरी P बटा R स्क्वायर होता है ना, P बटा R क्यूब 1/4πε0 और 2P बटा R क्यूब, तो ये वाला हो जाएगा 1/4πε0 P बटा R का क्यूब। तो 9 गुणे 10⁻9, P का मान कितना है 5 गुणे 10⁻5 बटा R क्यूब यानी 1 का क्यूब। तो E2 इक्वल टू आ जाएगा 9 गुणे 10⁻9, तो ये 9 × 5 = 45 गुणे 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। इसकी दिशा इधर, इसकी दिशा इधर, और E1 E2 के बीच का जो कोण है वो कितना है, E1 और E2 के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है ना। तो परिणामी तीव्रता की अगर हम बात करें, परिणामी तीव्रता ना, तो होगा E = करड़ी में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर ना। तो E1 कितना होगा, E1 यहाँ पर है 108 गुणे 10⁻4 का स्क्वायर ना, प्लस E2 का मान कितना होगा 45 गुणे 10⁻4 का स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम कॉमन करें तो दोनों में 9 9 मिल जाएगा ना। तो 9 गुणे 10⁻4 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। 9 का अगर हम स्क्वायर 9 कॉमन करेंगे, यहाँ 12 बचेगा ना, क्योंकि 9 गुणे 12, तो यहाँ पर 9 कॉमन हो गया, 12 बचेगा, और 10⁻4 कॉमन हो गया, तो 10⁻4 तो बाहर हो गया, तब 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी वही कहानी बनेगी। तो 9 कॉमन हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे तो ये स्क्वायर, अब 9 गुणे 10⁻4 बचेगा, तो 9 गुणे 10⁻4, और कौड़ी में जो होगा हमारा 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, तो 169 हो जाएगा ना, 13 मिलेगा। यहाँ पर नोट करते हैं, अब हो जाएगा E = 9 गुणे 10⁻4 गुणे 13, तो 13 9 117, 117 गुणे 10⁻4, या इसी को लिख सकते हैं 1.17 गुणे 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम। 1.17 गुणे 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो ये समझ में आया। देख सकते हैं कि ये हमारा P1 था द्विध्रुव, और ये हमारा P2 द्विध्रुव था, द्विध्रुव आघूर्ण था ना। ये P1 था, ये P2 था द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसका मान कितना था 6 गुणे 10⁻5 कूलम मीटर, और इसका मान था 5 गुणे 10⁻5 कूलम मीटर। ठीक है, तो इसके कारण तीव्रता निकालेंगे अच्छी स्थिति में, ये वाला निकला, और इसके कारण तीव्रता निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में, तो सूत्र निरक्षीय स्थिति का लगेगा जो कि ये है न। परिणामी तीव्रता क्या हुआ, दोनों एक की दिशा इधर होगी, एक की दिशा इधर होगी। P1 के कारण ये पॉइंट M अच्छी स्थिति में था तो दिशा इधर हो जाएगी, और P2 इधर था तो अनिरक्षित स्थिति में दिशा इस पॉइंट पर इसके समांतर विपरीत दिशा में होगा, तो ये होगा। परिणामी तीव्रता हम निकालेंगे, कोण 90 डिग्री है, तो ये सूत्र लगाया मैंने ना। तो परिणामी तीव्रता हमारा आ गया यहाँ पर 1.17 गुणे 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिससे मान लो यहाँ पर हम एक द्विध्रुव ले लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है यहाँ का निर्देशांक जो है 2,2 है। ठीक है, यहाँ का निर्देशांक 2,2 है। हम एक द्विध्रुव ले लेते हैं यहाँ पर। तो इस द्विध्रुव का जो मान होगा वो मान हम लेते हैं 5 × 10⁻⁴ ठीक है, 5 × 10⁻⁴। तो इस द्विध्रुव के कारण यहाँ पर हमें तीव्रता दर्शानी है कि द्विध्रुव के कारण यहाँ पर तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, इस द्विध्रुव के कारण यहाँ पर तीव्रता कितनी होगी ये हमें दर्शाना है ना। अच्छा, तो अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा और ये भी 2, यानी कि ये भी 2 होगा। अगर हम बात करें तो ये 2 मीटर अगर होगा, ये 2 मीटर होगा तो ये कितना होगा निकाल सकते हैं ना। अगर ये 2 मीटर है तो ये 2 मीटर होगा तो ये कितना होगा हम निकाल सकते हैं। लंब का वर्ग यानी कि 4, आधार का वर्ग यानी कि 4, 4 4 कितना हो जाएगा 8 ना। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ, और 2 कड़ी में 2 आएगा ना। ये दूरी हो गई 2 कड़ी में 2। अच्छा, कोण कितना होगा बताओ, कोण कितना होगा। अच्छा, ये 90 डिग्री होगा तो बराबर भुजा के समकोण कोण बराबर होता है तो 45 PA, तो 45 PA भी हो जाएगा। टोटल ऐड कर लो कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम अब इस 2,2 को किस प्रकार लिख सकते हैं, r, θ। याद है जब हम सामान्य बिंदु पर तीव्रता पढ़ाए थे तो r, θ, तो r का मान कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 2 हो जाएगा ना। यहाँ लिख सकते हैं 2 कड़ी में 2। थीटा का मान कितना होगा, थीटा का मान हो जाएगा 45 ना। अब इस द्विध्रुव के कारण तीव्रता आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्या था मैंने बताया था क्वेश्चन कि यहाँ पर 2,2 ना, और P का मान क्या है 5 × 10⁻⁴ है। P का मान कितना है 5 × 10⁻⁴ है। चलिए, तो किसी सामान्य बिंदु पर जो तीव्रता का सूत्र था E = 1/4πε0 कर E = 1/4πε0 इंटू P कड़ी में 1 + 3 cos² θ ना। चलिए, तो 1/4πε0 का मान क्या होगा, यहाँ पर 9 × 10⁻⁹ और P का मान क्या है 5 × 10⁻⁴ कड़ी में 1 + 3। देखो थीटा का मान क्या है, थीटा का मान है 45, तो cos² 45 डिग्री ना। चलिए ये लो, इससे सॉल्व कर लो, 9 × 5 = 45, तो हो जाएगा 45 × 10⁻⁵ ना। चलिए 1 + 3 cos 45 मान कितना होता है, cos 45 मान होता है बटा कड़ी में 2 ना, 1 कड़ी में 2 cos 45 का मान। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 कड़ी में 2 का स्क्वायर। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर E = 45 × 10⁵ 5 1 + 3 इसका वर्ग हो जाएगा 1/2, इसका वर्ग करेंगे 1/2 आ जाएगा ना। 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा E = हम 45 × 10⁵ यहाँ पर देखिए 2 का 2 2 2 और 3 कितना आ जाएगा 5, तो कड़ी में 5/2 आ जाएगा। कड़ी में 5/2, 1 कड़ी में 2 का वर्ग 1/2 हो गया। 2 का 2 2 और 5 कड़ी में 2। चलो देखो तो कितना आ गया 45 × 10⁵ कड़ी 5/2। चलिए देखिए, तो E बराबर आ गया हमारा 45 कड़ी में 45 जो है 45 कड़ी में 5/2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया आपका। तो यहां से आपने देखा कि जो P का मान था 5 × 10⁻⁻ कितना था 4 था। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये जो यहाँ का निर्देशांक था 2,2 था, तो इसको हम ध्रुवीय निर्देशांक में कन्वर्ट किए तो इसका मान 2 था, ये 2 था, तो इसका मान निकालेंगे तो 2 कड़ी में 2 ही आएगा ना। इसका मान निकालेंगे तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है।
ना तो मिस्टेक हुआ है, लगा कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या था, आर का क्या होता है, क्यूब होता है। क्या होता है आर का क्यूब। तो आर का मान क्या है, 2 करड़ी में 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 करड़ी में 2 का क्यूब। चलिए देखिए इज टू 9 × 45 गुणे 10 घाते क्या है 5 है। 9 × 45 गुणे 10 घाते कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ पर देखिए मान रखेंगे 1 + 3 cos 45। जो cos 45 का मान है यहाँ पर आप देख सकते हैं cos 45 का मान 1/2 ना, बटे में यहाँ हो जाएगा इसका क्यूब। तो इसका जब क्यूब करेंगे तो 2 करड़ी में 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और कड़ी में 2 का जो क्यूब होगा हमारा आ जाएगा 2 कड़ी में 2, तो 8 दूनी 16 कड़ी में 2। चलिए तो यहाँ आ जाएगा 16 करड़ी में 2 आ जाएगा। अब e = कितना आएगा 45 गुणे 10 घाते 5। यहाँ पर देखिए 1 + 3 इसका वर्ग जो होगा हमारा 1/2, तो यहाँ पर 5 बटा कितना आ जाएगा 5 बटा करड़ी में 2 आ जाएगा। तो आ जाएगा e = 45 गुणे 10 घाते 5 करड़ी में 5 बटा कड़ी में 2, और ये कड़ी में 2 नीचे आ जाएगा, तो 16 करड़ी में 2। तो ये देखो कड़ी से कड़ी में उड़ा होगा कड़ी ना, तो आ जाएगा। तो e = 45 गुणे 10 घाते 5 ना, कड़ी में 5 बटा 9, यहाँ पर कड़ी 2 यानी 32 हो जाएगा। तो 45 बटा 32 न कटेगा नहीं, तो यही आंसर आपका हो जाएगा 45 बटा 32। आप कटा भी सकते हैं, और कड़ी में यहाँ पर 5, कड़ी में क्या है 5, तो 45 बटा 32 10 घाते 5 गुणे कड़ी में 5, इतना न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आपको कटाना है तो कटा सकते हैं, दशमलव में आएगा। चलिए समझ में आया। अब आगे देखते हैं, अगला जो टॉपिक है वो हमारा है उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु अगला जो टॉपिक है उदासीन बिंदु है। क्या है उदासीन बिंदु है। अब देखिए उदासीन बिंदु क्या है, उदासीन बिंदु किसे कहते हैं। अब अगर किसी बिंदु पर ध्यान देना, किसी बिंदु पर अगर 2 बल रेखाएं हो और दोनों बल रेखाएं विपरीत दिशा में हो, या कह सकते हैं कि उदासीन बिंदु हम उसे कहते हैं कि जैसे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर 2 तीव्रताएं हो और दोनों तीव्रताओं की जो दिशा है वो क्या होनी चाहिए विपरीत होनी चाहिए ना, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे उदासीन बिंदु कहेंगे। चलिए इसको हम डिटेल में देखते हैं, कि जैसे मान लीजिए हम 2 आवेश ले लेते हैं, ठीक है 2 आवेश ले लेते हैं, एक मान लेते हैं +Q1 और एक मान लेते हैं +Q2 ना। अब बताइए इस आवेश के कारण उदासीन बिंदु कहाँ मिलेगा, इस आवेश के कारण उदासीन बिंदु कहाँ मिलेगा बताइए, इस आवेश के कारण उदासीन बिंदु कहाँ मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा। इस आवेश के कारण अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसके कारण मान लेते हैं तीव्रता E1 और इसके कारण मान लेते हैं तीव्रता, मान लेते हैं दोनों तीव्रताएं बराबर हैं, मान लेते हैं E1 का मान E2 के बराबर है ना, और एक का तीव्रता इधर मान लेते हैं E2 ना। अगर मैं परिणामी बात करें तो कोण कुछ न कुछ बनेगा, तो परिणामी तीव्रता देखा जाए तो कहीं न कहीं इधर होकर जाएगा। तो क्या इस पॉइंट पर उदासीन बिंदु मिल सकता है, इस पॉइंट पर उदासीन बिंदु मिल सकता है तो नहीं मिल सकता, क्योंकि इसके कारण तीव्रता मान लेते हैं E2, इसके कारण तीव्रता मान लेते हैं E1 मान लेते हैं ना, लेकिन ये दोनों जो तीव्रताएं कुछ कोण प्रकार कर रहे हैं, तो इस थीटा के कारण कुछ न कुछ परिणामी तीव्रता जरूर आएगा, क्योंकि E आपने पढ़ा है कड़ी में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 × E2 का थीटा परिणामी मान के लिए ना, तो कुछ न कुछ तीव्रता जरूर मिलेगा, यानी कि उदासीन नहीं हो सकता ना, उदासीन तो नहीं हो सकता। अच्छा आगे अगर देखें, अगर हम आगे देखें और
देखें तो और क्या हो सकता है, और कंडीशन की अगर हम बात करें, और कहीं भी मान लो, और कहीं भी ले लो, तो कुछ न कुछ परिणामी स्वरूप मान आएगा ना। तो अगर हम देखा जाए उदासीन बिंदु पर लिए अगर हम देखें कि यहाँ पर अगर इसके कारण तीव्रता की दिशा यहाँ पर क्योंकि धनावेश से जो वैद्युत बल रेखा होती है दूर हो जाती है, तो इसके कारण तीव्रता मान लेते हैं E1 इस दिशा में, और इसके कारण तीव्रता मान लेते हैं E2 इस दिशा में ना। और हम मान लेते हैं दोनों बराबर हैं ना, हम मान लेते हैं दोनों बराबर हैं। अगर दोनों बराबर हैं और विपरीत दिशा में है तो यहाँ पर तीव्रता जो है, यहाँ पर जो तीव्रता है वो शून्य होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर तीव्रता का जो प्रभाव होगा शून्य होगा कि नहीं होगा, शून्य होगा ना, क्योंकि जो वैद्युत बल रेखा है विपरीत दिशा में है यहाँ पर, इसके कारण इस दिशा में, इसका कारण इस दिशा में। और हम ये मान कर चलते हैं यहाँ पर दोनों तीव्रता E1 और E2 एक दूसरे के बराबर है। अगर E1 और E2 एक दूसरे के बराबर है तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता शून्य हो सकती है ना, यहाँ पर परिणामी तीव्रता हमें शून्य मिल सकता है। तो आइए देखते हैं, अगर शून्य मिल सकता है तो देखें ना, इस कंडीशन में शून्य मिल सकता है। चलिए मान लेते हैं Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर है। हम मान लेते हैं Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर है ना, ये मान के चलते हैं। और हम ये भी मान लेते हैं कि यहाँ पर, हम ये भी मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें तीव्रता का जो प्रभाव है ना, यहाँ पर हम मान कर चलते हैं कि शून्य मिलेगा ना, यहाँ पर हम मान कर चलते हैं कि जो तीव्रता का प्रभाव होगा यहाँ पर शून्य मिलेगा, हम ये मान कर चलते हैं। चलिए, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर ध्यान देना, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर हम ये देख कर चलते हैं, मान कर चलते हैं यहाँ का पॉइंट P मान लेते हैं कि यहाँ से इसकी जो दूरी है हम A मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? A। तो इस आवेश से इसकी दूरी कितनी होगी, इस आवेश से इसकी दूरी कितनी होगी, अब जब A दूरी घट गई तो बची हुई दूरी इसी की दूरी होगी, तो R माइनस क्या हो जाएगा, A हो जाएगा ना। टोटल भाई बड़ा यही है, तो R माइनस क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो अब इसके कारण तीव्रता मान लेते हैं इस दिशा में E1, और इसके कारण तीव्रता इस दिशा में मान लेते हैं E2, और हम ये मान कर चलते हैं कि दोनों तीव्रताएं आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे उदासीन बिंदु के लिए, उदासीन बिंदु के लिए ना, उदासीन बिंदु के लिए E1 बराबर क्या होगा, E2 ना। उदासीन बिंदु के लिए E1 बराबर क्या होगा, E2। तो लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन ना, कि E1 बटे में क्या होगा R, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी E1 ना, इस दिशा में, तो दूरी कितनी है इसकी A है, तो इतना हो जाएगा A स्क्वायर। इस साइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे में क्या होगा दूरी R माइनस A का होल स्क्वायर। ये तो कट जाएगा, तो लिखेंगे Q1 बटा में A स्क्वायर। यहाँ पर देखिए Q2 बटा में क्या आ जाएगा, R माइनस A का होल स्क्वायर, R माइनस क्या हो जाएगा, A का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर हम इसको लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कड़ी में Q1 बटा A का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ लिखेंगे कड़ी में Q2 बटे में R माइनस A का होल स्क्वायर। स्क्वायर तो कड़ी बाहर निकल जाएगा ना, तो Q1 बटा, यहाँ पर कड़ी में Q1 बटा A बराबर यहाँ पर आ जाएगा कड़ी में Q2 बटा R माइनस A। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर R माइनस A को ऊपर ले जाए और A भी पर जाएगा तो A बटा करड़ी में Q1 आ जाएगा ना, और यहाँ पर देखिए R माइनस A बट्टे में क्या आ जाएगा, R माइनस A बट्टे में क्या आ जाएगा, कड़ी में Q2। ठीक है, Q2 के यहाँ लाते हैं, A को ला जाते हैं, इस साइड ले जाते हैं, तो कड़ी में Q2 बट्टे में क्या आ जाएगा, कड़ी में Q1 बराबर जो आएगा हमारा R माइनस A बट्टे में A। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए
कड़ी में Q2 बटे में कड़ी में Q1 ना बराबर, यहाँ देखो R बटा A माइनस A बटा A, ये कट जाएगा, माइनस 75 होगा तो कड़ी में Q2 बटे में कड़ी में Q1 बराबर आ जाएगा R बटा A प्लस 1 सॉरी माइनस 1, ये 75 होगा तो कड़ी में Q2 बटा कड़ी में Q1 प्लस 1 बराबर क्या जाएगा R बटा A। अगर आप ध्यान दे दो, अगर आप मान Q1 वाले आवेश से निकालना चाहते हैं दूरी, मतलब दूरी अगर Q1 वाले आवेश से निकालना चाहते हैं कि कितनी दूरी पर होगा, तो याद रखो यहाँ पर A है, A का मान निकालना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ से निकालना है ना, यहाँ से निकालना है तो R माइनस A, यहाँ से अगर आपको निकालना है तो क्या होगा R माइनस A, यानी कि अगर मान लो A का मान निकल जाएगा तो यहाँ से हम मान घटाकर निकाल सकते हैं, क्योंकि A का मान अगर आप निकालोगे यहाँ से तो इस साइड से R माइनस A निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे R माइनस A, क्योंकि A निकल जाएगा तो R में से घटा दोगे तो यहाँ से दूरी आ जाएगी ना। तो इस बात को ध्यान रखना कि आप Q1 से निकालना चाहते हैं कि Q2 से निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं A को हम ऊपर ले जाएंगे तो R हमारा नीचे आएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो तो कड़ी में Q2 प्लस कड़ी में Q1 बटे में क्या आ जाएगा कड़ी में Q1 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, बराबर आ जाएगा हमारा R बटा A। अगर A का मान निकालना तो उसको ऊपर ले जाओ तो ये भी ऊपर जाएगा, तो कड़ी में Q1 बटे में कड़ी में Q2 प्लस कड़ी में Q1 ना कड़ी में Q1 बराबर क्या जाएगा यहाँ पर A बटा R, तो R का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा कड़ी में Q1, यहाँ पर आ जाएगा कड़ी में Q2 प्लस कड़ी में Q1 बराबर इंटू R बराबर क्या जाएगा A ना। चलिए, तो यह पर आपको समझ आया। हम उदासीन बिंदु निकालने का ये तो हमने फार्मूला को बताया कि अगर उदासीन बिंदु, ध्यान देना, अब यहाँ पर एक बात और समझनी है आपको, यहाँ पर एक बात आपको और समझनी है, Q2 Q1 ना, अगर Q1 आपका धनावेश है ना और ये भी हमारा क्या है धनावेश है ना, दोनों क्या है हमारे प्लस प्लस चार्ज है, तो इससे बल रेखाएं दूर जाएंगी ना, इससे बल रेखाएं दूर जाएंगी, इससे बल रेखा इधर दूर जाएंगी, तो परिणामी हमारा क्या मिल जाएगा शून्य मिल जाएगा मध्य बिंदु पर, मतलब कहीं पर भी इसके बीच में मिल सकता है। अगर ये धनावेश है ये ऋणावेश है, अगर ये धनावेश है और ये ऋणावेश है तो धनावेश से बल रेखाएं दूर जाती है, ऋणावेश के कारण बल रेखाएं उसी की ओर आती है ना, तब बीच में क्या शून्य मिल सकता है बताओ, क्या बीच में शून्य मिल सकता है? इसके लिए बीच में तो शून्य नहीं मिल सकता ना, इसके लिए बीच में क्या शून्य मिल सकता है, तो इसके लिए बीच में शून्य नहीं मिल सकता ना, तब किधर मिल सकता है, तब हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि बीच में मिलेगा ना, बीच में तो नहीं मिल पाएगा ये तो क्लियर है, लेकिन इस साइड मिलेगा कि इस साइड मिलेगा ना, बल उदासीन बिंदु इस साइड मिलेगा कि इस साइड मिलेगा, चलिए देखिए ये मान लीजिए Q1 आवेश है, ये मान लीजिए Q2 आवेश, ठीक है ना। अब देखिए और हम ये मान कर चलते हैं कि Q2 जो है हमारा लेस देन Q1 है, Q2 छोटा है Q1 से, मतलब Q1 बड़ा है Q2 से। अब देखिए अगर Q1 बड़ा है Q2 से, ठीक है, अगर Q1 बड़ा है Q2 से, अगर मैं इस साइड अगर निकालना चाहता हूँ, इस साइड अगर निकालें ना, क्योंकि बीच में शून्य होगा, ये तो क्लियर नहीं है, क्लियर है शून्य नहीं होगा, अब इस साइड या तो शून्य होगा या तो इस साइड शून्य होगा, क्योंकि दो ही रास्ता बचा है
अगर ये बड़ा है, अगर इधर रखेंगे तो ये बल रखा ज्यादा प्रभाव, यानी कि इसके कारण तीव्रता ज्यादा होगा और इसके कारण तीव्रता इस साइड कम होगा ना, इसके कारण तीव्रता इस साइड कम होगा और इसके कारण तीव्रता इस साइड भाई इस साइड अगर इसके कारण तीव्रता कम होगा तो ये प्रभावी होगा, ये दूर धकेलेगा ना और ये अपनी तरफ खींचेगा, तो विपरीत दिशा में तीव्रता हो जाएगी यहाँ पर ना, विपरीत दिशा में तीव्रता हो जाएगी लेकिन शून्य नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इस साइड की अगर हम बात करें, अगर हम इस साइड की अगर बात करें तो देखिए इसके कारण बल रेखा अपनी तरफ खींचेगा और इसके कारण बल रेखा इस साइड, यानी इसके कारण देखा माइनस क्यू के Q2 कारण तीव्रता E2 इस साइड और इसके कारण तीव्रता यहाँ पर पॉइंट P पर इस साइड E1, तो विपरीत है ना, विपरीत है, विपरीत इस साइड मिल रहा है लेकिन इसका परिणामी मान अधिक होता है, इसका कम होता है, तो शून्य नहीं होता लेकिन विपरीत रहता है। लेकिन यहाँ पर भी, यहाँ पर देखा जाए तो E1 इसके कारण इस दिशा में है और माइनस के कारण इसका इस दिशा में, यानी कि तीव्रता यहाँ पर शून्य क्लियर मिलेगी ना, लेकिन कितनी दूरी पर मिलेगी तो हम इस दूरी को मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है R है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है A है ना, तो यहाँ से की दूरी कितनी हो जाएगी R प्लस A हो जाएगी, यहाँ से की दूरी कितनी हो जाएगी R प्लस A हो जाएगी। अब इस धनावेश के कारण पॉइंट P पर अगर हम तीव्रता की बात करें पॉइंट P पर तो क्या होगा E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, कितना होगा E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों कितना है Q1 है तो Q1 बटा दूरी कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी R प्लस A है, यह हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है। तो E1 बराबर हमें क्या करना पड़ेगा E2 करना पड़ेगा तभी तीव्रता शून्य होगा, तो ये E1 का मान हो गया, E2 मान कितना होगा। अब देखिए हमें केवल केवल क्या रखना है परिणामी आवेश रखना है, माइनस चिन्ह केवल दर्शाएगा दिशा, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे में क्या होगा Q2 बटे में यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी क्या है A है, तो ये लो इससे ये कट जाएगा ना, तो Q1 बटे में R प्लस A का होल स्क्वायर बराबर Q2 बटे में A का होल स्क्वायर। चलिए अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो Q1 बटे में R प्लस A का होल स्क्वायर बराबर Q2 बटे में कड़ी में Q2 बटे में ना A स्क्वायर, कड़ी में है इसको थोड़ा सा बढ़ा ही दिया जाए Q2 बटे में A स्क्वायर। चलिए अब देखो यहाँ पर Q1 कड़ी में रह जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा R प्लस A ना, और ये कड़ी Q2 में रह जाएगा और बाहर निकल जाएगा A। इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो कड़ी में Q1 बटे में कड़ी में Q2, कड़ी में Q1 बटे में कड़ी में Q2 ना, यहाँ जाएगा R प्लस A बटे में A। यहाँ देखिए कड़ी में Q1 बटे में कड़ी में Q2 बराबर R बटा A, यहाँ बना जाएगा 75 करो, तो कड़ी में Q1 बटे में ना कड़ी में Q2 माइनस क्या हो जाएगा 1 बराबर R बटा A, इसका मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, तो कड़ी में Q1 माइनस कड़ी में Q2 बटे में कड़ी में Q2 ना बराबर क्या जाएगा यहाँ पर R बटा A ना। अगर मुझे A का मान निकालना है, वही कार्य फिर से आ गई, अगर मुझे A का मान निकालना है ना, अगर मुझे A का मान निकालना है तो क्या करेंगे बताओ, एक ऊपर जाएंगे R को नीचे लाएंगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो कड़ी में Q2 बटे में कड़ी में क्या जाएगा P1 माइनस कड़ी में Q2 ना, अब बटे में आ जाएगा तो R को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा इंटू में R बराबर क्या जाएगा A। तो ये तरीका चाहे आप बिल्कुल ऐसे ही डेरिवेशन करके क्वेश्चन सॉल्व करिए, चाहे आप सूत्र का अप्लाई करके सॉल्व करिए ना, तो दोनों तरीके। अगर यहाँ पर कोई आवेश दिया रहेगा, दूरी आपको दिया रहेगा और मुझे नहीं पता है कि कहाँ पर शून्य होगा, लेकिन मान लेंगे कुछ भी दूरी AX कुछ दूरी मान लेंगे, तो हल करेंगे तो कुल मिलाकर डेरिवेशन मेथड से भी आ जाएगा ना। अगर आप सूत्र याद है तो सूत्र से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं।